लेट से ज्वाइन करेंगे अपना रिकॉर्डेड सेक्शन में फिर से देख सकते हैं। तो आज हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड की बात करेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट कंपाउंड, इसके अकॉर्डिंग जितने भी थ्योरीज हैं, वीएसपीआर है, वीबीटी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, डिफरेंट शेप ऑफ मॉलिक्यूल ज्योमेट्री, है ना, आइसोज्योमेट्रिकल, ये सब क्या है, सारी चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। करेक्ट। तो ओके, ठीक है। तो चलिए, वैसे टेस्ट तो कल का हो गया था, तो उसमें से जो है मार्क्स है, और मतलब कि माइनस में भी गया है, सिंगल डिजिट में भी है, डबल डिजिट में भी है। सो ट्राई कीजिएगा कि ये सब टेस्ट में कम से कम फुल में फुल मार्क्स आए, है ना, तो फिर हम अपना स्टैंडर्ड को और ज्यादा बढ़ा देंगे। ठीक है। वैसे झारखंड का स्टैंडर्ड वही है जो अभी आपने सॉल्व किया, है ना, उससे बड़ा वो नहीं देगा झारखंड का जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें। ठीक है। तो हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड की बात करेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, ये जस्ट आपको लगेगा कि एक रिवीजन क्लास की तरह है। तो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन इस एटम से, मतलब जैसे दो एटम मिल करके एक बॉन्ड बना रहा है, तो इसमें ए और बी दोनों का ईच मतलब कि कंट्रीब्यूशन रहेगा एक एक इलेक्ट्रॉन का। और जैसे कि अभी आपने प्रीवियस क्लासेस में भी देखा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना, ये सब भी आपने देखा, तो आपको पता हो जाना चाहिए कि जब ये रिएक्शन करेगा तो किधर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, किधर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, है ना। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में घुसेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा अगर ये सब में आपका कमांडिंग रहेगा। बॉन्ड का नेचर क्या है, एटम का नेचर क्या है, अगर ये सब पता है तो उधर आपका इजी होते जाएगा, है ना। तो इसमें क्या है, एटम्स में कंबाइन विथ वन अनदर, कैसे, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट। ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंसी शेल, है ना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंसी शेल। ठीक है। तो इसी के साथ ये जो शेयर, इसी को हम लोग कहते हैं कि ये कंबाइन कर रहा है एक साथ, है ना, दो एटम आपस में कंबाइन कर रहा है। और जब कंबाइन कर रहा है तो क्या कर रहा है, एक बॉन्ड का निर्माण कर रहा है ना। तो यही बॉन्ड हमारा जो है कोवेलेंट बॉन्ड। और ये बॉन्ड का निर्माण क्यों कर रहा है, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंसी शेल, है ना। ये अगर क्वेश्चन पूछेगा कि क्यों ये शेयर कर रहा है, बिना शेयर किए भी तो रह सकता ना, एज ए एटम वो तो पड़ा हुआ है, कार्बन कार्बन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है ना, पड़ा हुआ है, या नाइट्रोजन हाइड्रोजन है, या क्लोरीन हाइड्रोजन है, ये सब तो ऐसे ही पड़ा हुआ है। जैसे मान लेते हैं क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, तो ऐसे ही पड़ा हुआ है। फिर ये शेयर क्यों करेगा वो वैलेंसी शेल में, है ना, ये कंबाइन क्यों करेगा, ये बॉन्ड क्यों फॉर्म करेगा। अगर आप देखेंगे तो इंडिविजुअली ये सब हाई एनर्जेटिक होता है, लेकिन जब बॉन्ड फॉर्म कर लेता है तो ये लोअर एनर्जी में चला जाता है। रीजन क्या है, जब ये बॉन्ड शेयर करेगा, अगर मान लेते हैं कि इसको हम लुईस डॉट में बनाएं, जैसे सपोज क्लोरीन, क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात इलेक्ट्रॉन है ना, 7 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के पास। तो हाइड्रोजन नेक्स्ट जो उसका नोबेल गैस है वो कौन सा है, हीलियम है, जिसके पास कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन है, उसका नेक्स्ट क्या है, नियोन, जिसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। मतलब हम आउटर मोस्ट की अगर बात करेंगे तो इसको 10 इलेक्ट्रॉन को हटा करके हम इसके आउटर मोस्ट में 18 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, ये चाहेगा कि हम भी नोबेल गैस को अटेंड करें, ये चाहेगा कि हम भी नोबेल गैस को अटेंड करें। तो कैसे, जब इसको हम लोग इस तरह से बढ़ा देते हैं तो यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, है ना। और अगर इसको आगे बढ़ा देते हैं ऐसे करके तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंसी सेल, है ना। तो ये क्लोरीन में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आता है इसके वैलेंसी सेल में, या फिर कहेंगे कि हाइड्रोजन के वैलेंसी सेल में क्लोरीन का ये इलेक्ट्रॉन जाता है, तो इसके वैलेंसी सेल में क्या हो गया, ये ऑक्टेट पूरा, ये क्लोरीन में ऑक्टेट पूरा हो गया, और इसमें क्या हो गया, ये नेक्स्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड कर लिया। इसका मतलब दोनों ही नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड कर रहा है, दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहा है नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड करने के लिए, जिसके कारण हम लोग कहेंगे कि यहाँ म्यूचुअल शेयरिंग हो रहा है और ये एक कोवेलेंट बॉन्ड बना है। तो बॉन्ड बनने क्यों बन रहा है, क्योंकि इसको अपना स्टेबिलिटी को अटेंड करना है। और स्टेबल कब होगा, जब ये जा करके नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन में पहुंचेगा, करेक्ट। तो ऐसे ही हम लोग देखते हैं कि ये स्टेबिलिटी को अटेंड कर रहा है। तो कोई भी चीज हो रहा है उसके पीछे का एक रीजन है। जितना भी केमिस्ट्री में रिएक्शन होता है सब ग्रुप 18 तक पहुंचना चाहता है, और कोई उसके पीछे ये नहीं है ना, एक के बाद एक के बाद एक कंपाउंड बनाते हुए वहां तक वो पहुंचने चाहता है। ठीक है, ये नॉर्मल हो गया। अब जैसे एक और कॉन्सेप्ट आता है कोवैलेंसी, है ना, कोवैलेंसी। ठीक है, इसको बताने के पहले एक जस्ट हम पोल क्रिएट करते हैं, आप तुरंत रिप्लाई दीजिएगा, है ना। 20 सेकंड 30 सेकंड का टाइम देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे आपको, कि
हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं और ऑप्शन आप तुरंत रिप्लाई कर दीजिएगा कि आप जो है सपोज ऑक्सीजन का, है ना, ऑक्सीजन को, है ना, कोवैलेंसी ऑफ, देखें, रुक जाइए, बोलेंगे तो अभी तुरंत सर्च कर लीजिएगा आप यहाँ वहां से, तो हम सिंपली आपको दे देते हैं। ये पोल सेंड करने वाले बताते हैं कोवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कोवैलेंसी बताना है, 4 3 2 1 पोल आपके पास। देखिए पोल ड्यूरेशन हम 30 सेकंड देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे, है ना। 30 सेकंड में आपको रिप्लाई करना है। देखिए आपके पास चला गया, है ना। तो आपको बताना है ए बी सी डी में कौन सा आंसर होगा, है ना। कोवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, हम किसी का नाम नहीं देख पाएंगे, आप गलत सही कुछ भी देंगे उससे मतलब नहीं, हम जस्ट देखना चाहते हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं कितने परसेंट सही बता रहे हैं, कितने परसेंट गलत बता रहे हैं, है ना। कोवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा सही होगा तो मुझे ज्यादा मजा आएगा आगे में और चीजों को ले जाने में। 6 सेकंड बचा हुआ है, 5 सेकंड बचा हुआ है, 3 सेकंड, 2, 1, ओवर, है ना। तो अगर सबने दिया होगा तो सही बात है, हम ये भी नहीं देख सकते हैं कितने परसेंटेज लोगों ने दिया, है ना। तो हमको दिख रहा है कि सबका जो है 100% टू ही दिया हुआ है कोवैलेंसी, करेक्ट। तो गुड, आपको इसका मतलब कोवैलेंसी के लिए आइडिया है। तो अच्छी बात है ना। तो कोवैलेंसी यही होता है आपका, है ना। मतलब इसका वैलेंसी, मतलब इसको कोवैलेंसी को आप ऐसे लिख दीजिए कि वैलेंसी के साथ इसको तोड़ दीजिए, सिंपल। इसको अगर यहाँ तोड़ देते हैं तो आपको क्लियरली मेंशन हो जाएगा। एक होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक होता है वैलेंसी, अगर इलेक्ट्रॉन भी नहीं, हाँ यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और एक वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, जो भी है आप ऐसे कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि आउटर शेल में, है ना, जितने भी इलेक्ट्रॉन रहते हैं सब। वैलेंसी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी कर सकते हैं, या फिर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विच फॉर्म, विच हैज, सिंपल लिखिए, विच हैज टेंडेंसी टू फॉर्म बॉन्ड, या मोर लाइकली टू फॉर्म बॉन्ड, जो भी आप कहेंगे, है ना। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विच हैज टेंडेंसी टू फॉर्म बॉन्ड, या फिर मोर लाइकली टू फॉर्म बॉन्ड। ये वैलेंसी हो गया। जैसे ऑक्सीजन का अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताएंगे तो ऑक्सीजन का कितना होता है, 6 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना हो जाएगा, 2। ये दो ही बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर हम इसका देखेंगे 2s2, है ना, और फिर 2p4, 1 2 3 4, तो कितना बचा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये एक और ये दो, है ना, दो ही बचा, करेक्ट। तो इसका मतलब इसका वैलेंसी हो गया 2। ठीक है। तो इसी तरह से नाइट्रोजन का अगर देखेंगे तो नाइट्रोजन का कितना मतलब वैलेंसी जो है ये 2 हो गया, इसलिए कोवैलेंसी मतलब 2 बॉन्ड बना पा रहा है तो 2 ही हो गया। नाइट्रोजन का कितना है, 3 है, तो इसका कोवैलेंसी भी 3 हो जाएगा। अब उसी कारण से जब हम लोग कार्बन की बात करेंगे, आपको अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि कार्बन इन ग्राउंड स्टेट हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मजा आता है ना, ऐसा इंटरेक्टिव होना चाहिए। चलिए हम क्रिएट न्यू पोल, क्वेश्चन नहीं बोलेंगे हम, कार्बन, आ रहा है आपके पास एक और क्वेश्चन। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, आपको क्वेश्चन को ऐसे घुमाएगा। ठीक है, हम क्वेश्चन को पढ़ देते हैं फिर दे देते हैं। देखिए हम क्योंकि पूरा लंबा लिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। कार्बन इन ग्राउंड स्टेट हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जबकि इसका कोवैलेंसी कितना है, 4 है। ये दिमाग में रखिएगा, कार्बन का कोवैलेंसी 4 है ना। कोवैलेंसी 4 मतलब ये 4 बॉन्ड बना सकता है, इसका मतलब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं होगा, है ना। तो क्वेश्चन को आपको घुमाने के लिए इस तरह से दिया हुआ रहेगा और पूछेगा देन कार्बन इन ग्राउंड स्टेट हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, ऐसे करके ये आपके पास क्वेश्चन गया। सिर्फ दो ही ऑप्शन है ना, दोनों में से टिक मारिए फटाक से 30 सेकंड में। कार्बन का कोवैलेंसी 4 होता है ना, मतलब वो 4 बॉन्ड बनाती है, लेकिन कार्बन इन ग्राउंड स्टेट हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, फटाक से आंसर दीजिए। चलिए अब मजा आएगा, है ना, कंट्रोवर्सी हुआ। गुड 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 गुड, सब आंसर कीजिएगा तब मजा आएगा, है ना।
आंसर करके हटा दे रहे हैं, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है ना। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी आपने, हो सकता है किसी ने उसको ये किया था, गलत किया था, वापस से उसने उसको सही कर दिया, किसने किया हमको पता नहीं है ना। आपने 4 किया था, बाद में उसको फिर से 2 किया, तो आंसर इसका 2 ही होगा, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में हम देख सकते हैं सिर्फ 2 ही है ना, लेकिन कोवेलेंसी उसका 4 होता है, करेक्ट। तो ग्राउंड स्टेट में जब होगा तो क्या हो जाएगा, 2s2 है ना, और 2p2, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना। लेकिन ये चला जाता है यहाँ, सॉरी, यहाँ पे चला जाता है, तो ये यहाँ चला जाएगा, तो 1 2 3 4, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब 4 बॉन्ड बना पा रहा है, तो कोवेलेंसी कितना हो जाएगा इसका, 4 है ना। तो इस तरह से हम लोग निकालें तो कोवेलेंसी में कंफ्यूजन नहीं है, ये भी खत्म हो गया कोवेलेंसी, है ना। अब कोवेलेंसी खत्म हो गया, तब सीधे हम लोग जाएंगे कहाँ पर, एक एक करके थ्योरी आपके सिलेबस के हिसाब से। ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये सब कुछ पढ़ाया जाएगा आपको, ये नहीं रखिएगा, फेजांस रूल भी पढ़ाया जाएगा, सब कुछ पढ़ाया जाएगा, लेकिन जैसा सिलेबस में है वैसे ही लाइन से हम चल रहे हैं, है ना। जैसे बुक में जैसा दिया हुआ है उस हिसाब से हम नहीं चल रहे हैं, आपके सिलेबस में जो है वहां से हम टॉपिक उठा उठा करके हम उसको ये करा रहे हैं। तो अभी जैसे है आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखते हैं, उसके बाद VSEPR थ्योरी देखेंगे, है ना। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से आपको जो है ये मतलब क्लियर है कि कैसे उसको डील करता है ना। मतलब नाम से ही पता चल रहा है ना, कि वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में कहीं ना कहीं बात कर रहा है, करेक्ट। जो उसका वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है उसके बारे में, है ना। यहाँ से आप जो है वैलेंसी में नहीं पहुंच जाइएगा, तो VBT, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में VBT करते हैं। तो VBT क्या है हमारा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, है ना। इसके बारे में, जैसे कि झारखंड का एग्जाम है, अगर मान लेते हैं दूसरा कंपटीशन होता तो हम आपको इसके बैकग्राउंड नहीं बताया जाता, हिस्ट्री नहीं बताया जाता, क्योंकि उसमें उन लोग को टाइम वेस्ट किया जाता है, वो और एडवांस लेवल में जाता है। तो एडवांस लेवल में जाएंगे, यहाँ पर हम लोगों को एकदम बेसिक से एडवांस तक कौन सा क्वेश्चन पूछेगा किसी को आइडिया नहीं है ना, कभी कभी कुछ भी पूछ देता है। तो ये एक्चुअली क्या है, इसको मतलब कि सबसे पहले मतलब कि और बैक हिस्ट्री में नहीं जा करके सिंपल जहां से ये शुरू हुआ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, है ना, तो उसके लिए एक ही साइंटिस्ट का नाम आता है कि ये आपका लिनस, है ना, ये सब दिमाग में रखेंगे, है ना। पॉलिंग, है ना, लिनस पॉलिंग ने कब 1940 से लेकर के इसी रेंज में रखा था 1960 के बीच में। और सबसे बड़ी बात है कि इन अगर पूछेगा कि इनमें से किस साइंटिस्ट को अपने केमिस्ट्री के कारण नोबेल प्राइज मिला था, मतलब अगर ओल्ड में पूछा जाएगा ये सब में, तो आप देखेंगे कि इनको नोबेल प्राइज भी मिला था, है ना, कब 1954 में इनको इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था, है ना, NP नोबेल प्राइज भी मिला था 1954 में, है ना, केमिस्ट्री के लिए। तो इन्होंने जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में दिया था कि मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड जो आ रहा है, इसने उसको ना ही ज्यादातर हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट को लेके आया, ये बहुत जल्दी फेल भी हो गया था, है ना। लेकिन इसने एक रास्ता दे दिया था कि आगे और क्या क्या हो सकता है। अगर ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं रहता तो VSEPR थ्योरी उतने अच्छे से आप समझ ही नहीं पाते। और सबसे लेटेस्ट कौन सा थ्योरी है, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, है ना, जो अभी तक पूरी तरह से सॉल्व नहीं है। हम लोग अपने हिसाब से बना करके, जैसे आपको होमोन्यूक्लियर MOT आता है, हेट्रोन्यूक्लियर MOT आता है ना। लेकिन जब वही हेट्रोन्यूक्लियर MOT जब मॉलिकुलर जो है आपका क्या कहते हैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हो जाता है, तब उस जगह में थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि कैसे प्रॉब्लम, हम लोग डिस्कस करेंगे, उस प्रॉब्लम के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है लिनस पॉलिंग द्वारा दिया गया था 1940 और 60 के बीच में, जिसके कारण उनको, जिनके इसके लिए उनको अवार्ड भी किया गया था नोबेल प्राइज 1954 में, करेक्ट। तो ये जस्ट सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को, है ना, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं, सिंपल ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक जो भी है, सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करने के लिए, है ना, इन्होंने ये थ्योरी लॉन्च किया था, है ना, सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को लॉन्च करने के लिए। लेकिन कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी इन्होंने एक्सप्लेन किया है, लेकिन उसका कोई आधार नहीं, कोई बेसिस नहीं है ना, सिंपल उन्होंने कह दिया। जैसे मान लेते हैं हम लोग आगे चल के देखेंगे अमोनिया का किस तरह से किया, CH4 का कैसे किया, है ना। तो ये सब का आप देखेंगे सिंपली कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकाला, उन्होंने ऐसे ही कर दिया। बस जब बॉन्ड एंगल में प्रॉब्लम होने लगा तब जाकर के VSEPR थ्योरी आया, है ना। तो इसमें क्या है, सिंपल है कि कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो दूसरे एटम के साथ पेयर्ड होकर के एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट को अटेंड करेगा। मतलब मान लेते हैं ये एक एटम है, ये एक एटम है, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है ना,
नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सपोज कुछ भी ये मान लेते हैं, एक एग्जांपल जैसे नाइट्रोजन है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 है। बी ये मान लेते हैं हाइड्रोजन है, तो इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ना, यहाँ भी, तो यहाँ पर भी जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ये इसके साथ कंबाइन करेगा। जैसे हाइड्रोजन है तो एक ही होगा, इसका मतलब 3 हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, है ना, वो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। मान लेते हैं ए भी हमारा नाइट्रोजन है और बी भी हमारा नाइट्रोजन है, तो इसका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया, 3। इसका भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया, 3। तो एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा और 3 बॉन्ड बनाएगा, है ना। यहाँ पर कोई पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, है ना। ठीक है, इन्होंने ऐसा कुछ दिया ही नहीं था। अगर इन्होंने इस तरह का बॉन्ड बनाया, ठीक है, तो इन्होंने कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया कि यहाँ पाई बॉन्ड कौन है, सिग्मा बॉन्ड कौन है, बस इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन कर लिया। तो ये जो छोटी छोटी लाइनें हम बता रहे हैं ये आपका स्टेटमेंट क्वेश्चन बन जाएगा, है ना, कि किसके कारण, ओनली फॉर दिस रीजन, या फिर बोथ ए एंड बी, ऐसे करके वो लोग जो स्टेटमेंट क्वेश्चन बनाता है, जो हम आपको बता रहे हैं छोटी छोटी बातें, ये आप कहीं पे नोट कीजिएगा, है ना। तो ये आपको स्टेटमेंट क्वेश्चन में आएगा ना, स्टेटमेंट क्वेश्चन होता है ना, तो स्टेटमेंट क्वेश्चन में यहाँ आपको फंसाने के लिए कुछ इधर उधर घुमा के डालेगा, ठीक है। तो ऐसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ये सीधा सीधी है, यही वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो है आपका क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल का जो शेप डिटरमाइन होता है, जो डायरेक्शन है, वो सिर्फ ऑर्बिटल का जो डायरेक्शन है उसी से इन्होंने डायरेक्शन को कॉन्सेप्ट लिया है। मतलब कि जो शेप आप बताएंगे किसी भी मॉलिक्यूल का, है ना, इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट लिया था, जो शेप किसी मॉलिक्यूल का बनाएंगे तो इन्होंने क्या किया था, जो ऑर्बिटल का डायरेक्शन है उसी के आधार पे इन्होंने शेप बना दिया था, है ना। जैसे मान लेते हैं एस, अगर है एस और एस के साथ कंबाइन कर रहा है तो वो हमेशा मतलब कि क्या कहते हैं ओवल शेप का ही रहेगा आपका। वैसे क्या था, पी है तो पी का अगर एक्स डायरेक्शन में है तो लीनियर कर दिया था, है ना। उसी तरह से जैसे अगर पी जेड के साथ एक एस ऑर्बिटल कंबाइन कर रहा है तो वो भी लीनियर कर देंगे, तो इस तरह से। जबकि आप एक्चुअली में देखेंगे तो लीनियर नहीं है। इस केस में जैसे है, इस ये बॉन्ड सबको एक्सप्लेन करने में उनको बहुत दिक्कत हो गया, क्योंकि यहाँ पर पी एक्स, पी वाई और पी जेड 3 ऑर्बिटल है ना। इसका भी पी एक्स, पी वाई, पी जेड, आप एक साथ तीनों ऑर्बिटल को लीनियर में कैसे जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते हैं, है ना। तो वहां पर आकर के इसका थ्योरी, मतलब मेरा जो कहने का मतलब है कि जैसे मान लेते हैं इसका पी जेड, है ना, फिर ये हो गया आपका पी एक्स और ये हो गया पी वाई। वैसे दूसरा नाइट्रोजन का भी तो वही होगा ना, पी जेड, ये हो गया पी एक्स और पी वाई। एक्स और एक्स को तो आपने यहाँ पे कंबाइन कर दिया, है ना। अब आप क्या कीजिएगा, इसको हेड टू हेड कैसे कीजिएगा, इसका जेड और इसका जेड हेड टू हेड नहीं कर सकते हैं, इसका भी हेड टू हेड नहीं कर सकते हैं आप, है ना। जब नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर फेल हो गया कि लीनियर ये आपने कैसे कंबाइन कर दिया, है ना। कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इजीली क्या हो सकता है, जब एक एक बार हेड टू हेड ओवरलैप कर गया, अब ये अनपेयर्ड और ये अनपेयर्ड तो ओवरलैप नहीं कर सकता ना, ये अनपेयर्ड और ये अनपेयर्ड तो ओवरलैप नहीं कर सकता ना। तो इसके लिए आपको हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट लेके आना होगा और फिर करना होगा। बिना ऐसे नॉर्मल, और हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट तभी आएगा जब VSEPR आएगा, करेक्ट, अदरवाइज नहीं आएगा। तो यहाँ पर इस तरह से ऑर्बिटल का डायरेक्शन फिक्स होता था, जो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, लेकिन सिर्फ छोटे छोटे मॉलिक्यूल तक ही सीमित था ये। छोटे छोटे मॉलिक्यूल इन द सेंस, अगर HCl का करेंगे तो HCl में आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर फेस नहीं होगा, है ना। जैसे क्लोरीन, क्लोरीन का अगर हमने PX ले लिया और हाइड्रोजन का हमने S ले लिया, तो हमने कह दिया कि ये जो है, अगर हम इसको इस तरह से इसको ढक भी देते हैं तो देखते हैं कि ये एक एक्सिस पे है और इसको हम लोग कह देते हैं कि ये लीनियर है, करेक्ट। तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल को आप बता सकते हैं, लेकिन जैसे ही कॉम्प्लेक्स बनते जा रहा है आप नहीं बता सकते हैं। जैसे ही डबल बॉन्ड आ रहा है या जैसे ही मोर देन 2 एटम मिलकर के जो मॉलिक्यूल बन रहा है, उसमें भी प्रॉब्लम फेस हो रहा है ना। तो ये सब में इनको प्रॉब्लम फेस नहीं होता, छोटे छोटे मॉलिक्यूल को इसने सही से एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन जैसे ही बड़े मॉलिक्यूल आया तो वहां पर मुश्किल हो गया। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड में आपका क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया आपका 1s और ये हो गया आपका 3p। तो 3p और 1s क्या हो गया आपका, ये ओवरलैप किया और ओवरलैप करके आपका एक सिंगल बॉन्ड बनाया, और इसका शेप जो है लीनियर हम लोग मान के चलते हैं ना। कुछ पॉइंट है, जैसे ये पहला पॉइंट हो गया, फिर दूसरा पॉइंट क्या है VBD का, जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया वही सब पॉइंट को देखेंगे। जैसे वाटर में H2O है, H2O को इन्होंने क्या किया कि जैसे ऑक्सीजन एटम क्या है हमारा, दो सिंगली फिल्ड 2p ऑर्बिटल है। मतलब अगर हम इसकी p ऑर्बिटल की बात करें सिर्फ, तो 1 2 3 4, सिर्फ ये और ये हमारा क्या है, अनपेयर्ड है, जो कि बॉन्ड बना सकता है, करेक्ट। तो ये ओवरलैप करेगा आपका किसके, सिंगली ऑक्युपाइड एस ऑर्बिटल का। तो यहां से मान लेते हैं कि ये
हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन है, तो इसका एक एक इलेक्ट्रॉन आकर के यहाँ ओवरलैप कर लिया है ना। तो अगर इसको आप कहेंगे कि इस तरह से तो बना दिए, आप डायरेक्शनली बनाइए, तो डायरेक्शनली बनाइए इसको। ये हो गया आपका पी एक्स, ये हो गया आपका पी जेड, ये हो गया आपका पी वाई। तो ये पी एक्स, पी जेड, पी वाई है ना। तो जब बना लिए तो मान लेते हैं कि ये एक्स हमारा बंद है, ठीक है, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन है, तो ये अब बनाएगा, ओवरलैप नहीं करेगा। अब हमारे पास पी जेड और पी वाई है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक आकर के लग गया और दूसरा यहाँ पर आकर के लग गया है ना। ये एस और ये एस किसका, हाइड्रोजन का, ठीक है। तो ये ओवरलैप हुआ, ये ओवरलैप हुआ, ठीक है। तो ये एक एक बॉन्ड बन गया, तो इसको पॉसिबल है। लेकिन जब आप देखेंगे एक्चुअली, आपने बॉन्ड एंगल जब तक नहीं निकाला तब तक ये वाटर का ठीक है, लेकिन जब आप इसको बॉन्ड एंगल के रूप में लेके आएंगे तो हम इसको ऐसे करते हैं, ये एक्स डायरेक्शन में तो बॉन्ड नहीं बनाया, ये आपका जेड, ये जेड डायरेक्शन हो गया और ये आपका वाई डायरेक्शन हो गया, और हमें पता है ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस लोन पेयर के साथ भी ये जो हमारा पी वाई में है ये भी 90 डिग्री बना रहा है, और जो आपस में है जेड और वाई ये भी 90 डिग्री बना रहा है, और ये वाई जो है, जो बॉन्ड है वो इस लोन पेयर के साथ 90 डिग्री बना रहा है। तो जब बॉन्ड एंगल के कॉन्सेप्ट में जाएंगे तो ये गलत हो गया, कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एक पी एक्स के साथ और दूसरा, मतलब पी वाई के साथ और दूसरा पी जेड के साथ बॉन्ड बना लेगा और पी एक्स में हमारा लोन पेयर पड़ा रहेगा और आपस में 90 डिग्री का एंगल ही बनाएगा। ऐसा होता है क्या, H2O में कभी भी 90 डिग्री एंगल नहीं होता है। तो वो कहाँ से पता रहा है, हम लोग अभी एडवांस में आ गए हैं ना, VSC PR हमें पता है इसलिए हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन सोचिए जब नहीं पता था तो उनके लिए कितना बड़ा डिस्कवरी था कि वाटर कैसे बनता है, वो हमें पता चल गया है ना। बाद में आया कि जब और भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की बात आई तब देखा कि नहीं, ये कॉन्सेप्ट में लिमिटेशन है, फेल नहीं है, लिमिटेशन है ना। तो क्योंकि इन्हीं के कारण दूसरा आपका कॉन्सेप्ट आया है, क्योंकि ये अगर फेल हो जाता तो HCl और HF एक्सप्लेनेशन जो है वो गलत नहीं, मतलब गलत हो जाता ना, वो तो सही किया ही है। लेकिन यहाँ पर जैसे हो गया, ये 2 में बता दिया, मतलब एक्सेप्टेबल है, लेकिन जब आपको पता है एंगल को लेके आएंगे बीच में तब अनएक्सेप्टेबल है ना। लेकिन जब तक एंगल नहीं आता है तब तक ये एक्सेप्टेबल है। अब देखते हैं तीसरा वाला पॉइंट में इन्होंने NH3 को लेके आया, वो ऐसा ही कंपाउंड लेके आया है जहां पर डबल बॉन्ड ना बने कहीं पर, है ना। तो अब इसमें, इस कॉन्सेप्ट में क्या है, इसका भी अगर हम आखिरी बनाएंगे, है ना, इसका जब हम आखिरी बनाएंगे तो यहाँ पर दो लोन पेयर है, एक तो PX है, हम दूसरा वाला बनाए नहीं है 2s2, है ना, उसको बनाए नहीं है ना। तो अब ये 3 हो गया, तो 1 2 3, हमें पता है नाइट्रोजन में 3 है तो ये 3 बॉन्ड बनाएगा, 3 हाइड्रोजन लगा दीजिए, है ना। इनके अनुसार यही है, 3 अनपेयर्ड है तो 3 बॉन्ड बना लिया, और फिर वही ऑर्बिटल पिक्चर बनाएंगे, ठीक है। एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, लेकिन एंगल को लेके आएंगे तो 90 डिग्री हो रहा है, फिर हम कहेंगे ये फेल है। अदरवाइज बिना एंगल का ये एक्सप्लेन सही से किया है कि हाँ एक एक आएगा, एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से बना लेगा। लेकिन इसको डिफिकल्टी कब हुआ, एंगल नहीं चेक किया, लेकिन इसको डिफिकल्टी तब चेक हुआ जब 4th नंबर में उन्होंने क्या किया, मिथेन को लिया। जब इन्होंने मिथेन को लिया, है ना, तब एक्चुअल प्रॉब्लम शुरू हुआ। क्या शुरू हुआ, इन्होंने देखा यहां पर तो हमारे पी में, है ना, सिर्फ 2 ही है ना, लेकिन दिख रहा है हमारे पास बॉन्ड कि 4 बॉन्ड बना रहा है कार्बन, लेकिन हमारे पास 2 ही है, तो ये कैसे पॉसिबल है ना। तो बहुत ये करके इन्होंने क्या किया, एक को शिफ्ट कर दिया, यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। और शिफ्ट करने के बाद ये क्या बन गया आपका, फिर भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं आया, 1 2 3 4, अब इन्होंने 1 2 3 4 हाइड्रोजन को लगा दिया यहाँ पे, करेक्ट, और ये आपका बन गया बॉन्ड, है ना। लेकिन ये शिफ्ट जब किया तभी सोचा कि इतना आसान नहीं है इसको शिफ्ट करना, है ना। 2s से उठा करके हम इसको 2p में लेके गए हैं, तो ये गया कैसे, मतलब यहाँ कहीं से भी तो एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट आया, जब तक हम इसको एनर्जी नहीं देंगे ये जाएगा नहीं, क्योंकि हमें पता है ज्यादा एनर्जी डिफरेंस नहीं है, सिमिलर है दोनों ऑर्बिटल s, 2s और 2p, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो डिफरेंस है। 2s थोड़ा सा कम एनर्जी होगा 2p से, तो इसको वहां जाने के लिए कुछ एनर्जी तो चाहिए होगा, और क्यों जाएगा, हाइड्रोजन अप्रोच कर रहा है, हाइड्रोजन 2 बॉन्ड बना करके और एक लोन बनाकर, लोन पेयर रह करके भी तो रह सकता था, जैसे इसमें 2 अनपेयर्ड है, लेकिन ऐसा कभी दिख ही नहीं रहा। हमेशा जब भी देखा कार्बन के साथ हाइड्रोजन तो 4 हाइड्रोजन ही जुड़ा हुआ है हर जगह में, है ना। तब ये कॉन्सेप्ट आया कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट किया, और ये एनर्जी के बाद उनके पास दिमाग में आया कि अब ज्यादा, मतलब 4 बॉन्ड बना ले रहा है, तब ये 4 बॉन्ड कैसे बनेगा, पी एक्स पी वाई पी जेड नाइट्रोजन तक तो सही था, अब ये चौथा बॉन्ड हम कैसे बनाएं इस ऑर्बिटल पिक्चर में, अब नहीं बन रहा है। जब नहीं बन रहा है
तब वापस से सब देखा कि ये सब का भी एंगल देखें कैसा है, तो देखा एंगल जो एक्सपेक्टेड था XRD से, वो एंगल तो मेरा इससे नहीं बन रहा है, हमें मेरे लिए तो सिर्फ 90 डिग्री बन रहा है, लेकिन XRD में तो कुछ और एंगल दे रहा है, जैसे इसके जैसा है 104.5, इसका 107.5, इसका 109.5 डिग्री, है ना, तो कुछ अलग ही हो रहा है। ठीक है, तो उसी समय से फिर यहाँ से चेंज होकर के हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया, लेकिन हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे पहले वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, मतलब VSEPR थ्योरी देखेंगे, फिर हाइब्रिडाइजेशन, मतलब VSEPR थ्योरी का स्टेटमेंट को देख लेंगे, फिर हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ेंगे, रीजन है उसके पीछे, है ना, ताकि आपको हम उसको लिंक कर रहे हैं कि कैसे किया जाए। ठीक है, तो ये VBT है पूरा, है ना। इस VBT में अगर आपको कुछ और ऐड कराना है तो आप बता दीजिए, हम ऐड करा देंगे, या फिर हमको लगता है ये इनफ है जो कि आपके इस एग्जाम भर के लिए आएगा, है ना, कि VBT क्यों फेल हुआ, आप इसी एक्सप्लेनेशन से दे सकते हैं, है ना। VBT के अकॉर्डिंग बॉन्ड एंगल क्या है तो आप बता सकते हैं, VBT के अकॉर्डिंग कौन सा ऑर्बिटल किस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है, आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। वाटर में VBT के अकॉर्डिंग कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है, वहां आप नहीं कहेंगे कि sp3s के साथ ओवरलैप कर रहा है, वो तो हाइब्रिडाइजेशन घुस गया ना, लेकिन VBT के समय में हाइब्रिडाइजेशन नहीं था, तो यहाँ पर कौन सा कर रहा है, p कर रहा है s के साथ। अमोनिया में भी कौन कर रहा है, p ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन ओवरलैपिंग विथ s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, है ना। लेकिन जब VSEPR आएगा तभी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन इज ओवरलैपिंग विथ s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, तो वहां वो कॉन्सेप्ट आता है ना। लेकिन आपको स्टेटमेंट क्वेश्चन में फंसाएगा, है ना, इससे और कुछ नहीं आएगा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपको स्टेटमेंट क्वेश्चन से फंसाएगा कि अगर कहीं लिख दिया, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, अकॉर्डिंग टू VBT अगर लिख दिया, तब आपको ध्यान रखना है कि हमको सिर्फ p तक जाना है, उसको हाइब्रिड नहीं करना है। अगर कोई ये नहीं दिया है, कोई अकॉर्डिंग वगैरह कुछ नहीं दिया है, तो आप sp3 को लेके चलेंगे, क्योंकि नहीं दिया हुआ है इसका मतलब लेटेस्ट जो आपको नॉलेज है उस हिसाब से आप आंसर कीजिएगा। करेक्ट, तो ये रहा VBT। तो VBT के बाद जो है हम लोग VSEPR में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक ठीक है। ओके, तो VSEPR देखते हैं हम लोग। ऐसे क्या कहते हैं, आज जनरली हर जगह छुट्टी दिया जाता है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि जल्दी से जो है ये खत्म किया जाए। ठीक है, तो हम इसीलिए, क्योंकि जितना जल्दी खत्म होगा आपके पास सिलेबस रहेगा, क्योंकि एग्जाम का डेट दे देगा, उसके बाद हड़बड़ी में खत्म करने से अच्छा है, टाइम से इसको खत्म करते हैं, ताकि आपको रिवीजन का इनफ टाइम मिले, है ना। और हमें पता है ये सब बहुत इजी है, आप में से लोग पढ़े हुए होंगे तो बहुत अच्छा है, ये आपके लिए एक रिवीजन टाइप का हो जाएगा। इसके अलावा अगर कुछ पढ़ना है तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए, और कुछ नहीं पढ़ना है ना, सिर्फ एनसीईआरटी को 2-4 बार पढ़ लीजिए, और जो यहाँ क्लासेस हो रहा है इसको कीजिए। और मेन है, अगर आपको लग रहा होगा कि ये इनफ नहीं है या जो भी है, आप सही सोच रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये इनफ नहीं है, बट पहले जो मेरा क्वेश्चन है उसको तो कम से कम 100 पे 100 लेके आइए, तब हम आपकी बात को मानेंगे कि हाँ ये इनफ नहीं है। तो क्वेश्चन हम आपके प्रोग्रेस के हिसाब से हम आप मतलब कि जो इसको बढ़ाते हैं इन डिटेल, हम इसीलिए जा रहे हैं बहुत अंदर तक, क्योंकि हमको देख रहे हैं कि मैक्सिमम अगर हम आपका पूरा एवरेज स्कोर निकालेंगे ना, आउट ऑफ 75 18 आ रहा है, क्योंकि हम देख सकते हैं वो एवरेज स्कोर कितना है, हो सकता है आप भी देख सकते होंगे कि इस टेस्ट का एवरेज स्कोर क्या है, 18 पॉइंट कुछ आ रहा है। तो आप समझिए जहाँ 75 है वहाँ 18 है, कितना कम मार्क्स है वो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका सबका एवरेज मार्क्स ही 65 से 70 होना चाहिए, उसमें से कोई कोई स्टूडेंट का एकदम तो फुल में फुल होना चाहिए, तब हम सोचेंगे कि नहीं अब क्वेश्चन का लेवल हमको बढ़ाना है ना। ठीक है, तो इस तरह से है, तो ऐसा कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड यही रहेगा क्वेश्चन का, है ना। हो सकता है मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन वहां पे ना आए, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये हम आपको श्योरिटी दे रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग VSEPR देखेंगे। VSEPR जो है एक तो वैलेंस बॉन्ड का एक्सटेंशन तो है ही, साथ में सिडविक पॉवेल थ्योरी का भी वो एक्सटेंशन है। सिडविक पॉवेल थ्योरी में अब बस जान लीजिए, उतना डिटेल में जाएंगे तो फिर क्लास बहुत लंबा जाएगा। उसने कुछ किया था या नहीं किया था, सबका जो है शेप बहुत अच्छे से दे दिया था वो, है ना, कि इसका शेप ये होगा, इसका शेप ये होगा, लीनियर कोन होगा, प्लेन ट्राइंग है ना, प्लेन ट्राइंगल, टेट्राहेड्रॉन, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रॉन, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, सारा चीज वो बता दिया था। ठीक है, लेकिन कैसे होगा क्या होगा वो उनके दिमाग में नहीं था, मतलब उसने सिंपली XRD लिया होगा, और XRD रिपोर्ट के हिसाब से जो है उसका स्ट्रक्चर शेप को जो है उन्होंने एक जगह लिख दिया था। ठीक है, तो उसी को
मिला करके वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के साथ इन्होंने आगे बढ़ा, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कौन किसके साथ ओवरलैप करेगा ये तो पता था, लेकिन उसका शेप क्या बनेगा, शेप कैसे बनेगा जब वो 90 डिग्री एंगल लेके ही चल रहा था, है ना, जब 90 डिग्री एंगल लेके चल रहा था तो उसको उसमें शेप की कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो उसके बाद जब उस दोनों को मिला करके देखा गया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और सिडविक पॉवेल थ्योरी, तो उसमें मिला करके ये वैलेंस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। अब इसमें भी पूछ सकता है कि इसको सबसे पहले सामने लाया कौन, है ना, तो ये एक्चुअली ओरिजिनली जो ये दिया हुआ था वो 1957 में जो है आपका ग्लिस्बी एंड नाइहोम, है ना, लेकिन आगे इसको जो है ये इम्प्रूवमेंट बार बार इसको साथ में ये भी लिया जाता है, ये इम्प्रूवमेंट जो है वो सिडविक पॉवेल थ्योरी का ही है। ठीक है, तो ये आपका 1957, और आप जो है दिमाग में ये ईयर आराम से रहेगा क्योंकि 1857 में रिवॉल्यूशन हुआ था, तो 1957 आप कीजिएगा इसको तो ज्यादा अच्छा है। तो इसमें जो है ग्लेस्पी एंड नाइहोम, है ना, तो ये दोनों मिल करके इस थ्योरी को आगे रखा था। मैं एक बार और कह दूं, आप जो है पीरियोडिक टेबल में कमांड कीजिए और जिस तरह से बताया था उस तरह से कीजिएगा, है ना, ऐसे नहीं पढ़िएगा, हमेशा ग्रुप वाइज पढ़िएगा, ऐसे ग्रुप 1 ग्रुप 2 पढ़ें तो एस खत्म हुआ, एस के बाद डी नहीं पढ़ना शुरू कीजिएगा, पी पढ़ना शुरू कीजिए, पी खत्म होगा तब डी में घुसिएगा, फिर एफ कीजिएगा, और डी में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालना है तो हमेशा M2+ स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को पढ़िएगा। हम इसके पीछे रीजन है, हम बताएंगे क्यों पढ़ना है, जब इनर ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन पढ़ेंगे तब बताएंगे क्या रीजन है। अभी फिलहाल के लिए आप रेडी करके रखिएगा, ताकि जब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स वगैरह पढ़ें तो आप वापस से पीरियोडिक टेबल के, आपको जैसे कि एलिमेंट नंबर ही नहीं पता है, ठीक है, वहां एलिमेंट नंबर पता होगा, एटॉमिक नंबर पता होगा, तो आपको क्या पूछेगा कि बोर मैग्नेटिक का वैल्यू निकालिए, है ना, ये सब आपके लिए इजी हो जाएगा, सीधे लिखेगा आयरन इसका कॉम्प्लेक्स दे देगा, आप उस कॉम्प्लेक्स से ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर से आपको पता होना चाहिए, है ना, कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से ही मैग्नेटिक मूवमेंट निकलता है ना, तो ये सब चीज जानने के लिए हम बार बार आपको कहेंगे, इसलिए प्राय प्राय 2-3 क्लास के बाद ही हम कहते हैं कि पीरियोडिक टेबल को आप कमांड कीजिए। 118 एलिमेंट है, आप इसको एकदम कमांड कीजिए, ग्रुप सिर्फ 18 ग्रुप है, 18 ग्रुप के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें हम इसको पॉइंट वाइज लिखेंगे, VSEPR थ्योरी, ये क्या है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, मतलब जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पेयर है उसके बीच का जो रिपल्शन है उसी के अकॉर्डिंग शेप चेंज होगा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में तो वो नहीं था, वो था कि वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो जो बॉन्ड बना रहा है वही थ्योरी। इसमें क्या है, जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, उसके आपस में जो रिपल्शन के कारण उसका जो शेप चेंज हो जा रहा है उसी को हम लोग पढ़ेंगे, तो इसलिए VSEPR। जब तक इसको नहीं जानेंगे हम हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है ना, कि हाइब्रिडाइजेशन क्यों आया वो कैसे पता चलेगा, क्योंकि अब जो उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है आपस में रिपल्शन कर रहा है तब हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया ना, इसलिए पहले VSEPR तब हाइब्रिडाइजेशन। आई होप ये क्लियरली आपको समझ में आ गया कि क्यों आया ये VBD के बदले में, है ना। इसमें जैसे पहला पॉइंट है, ये हूबहू सिडविक पॉवेल का पूरा सार है, 5 पॉइंट जो दिया था सिडविक पॉवेल ने उसी का पूरा सार है इसका VSPR का पहला पॉइंट। ये है शेप ऑफ मॉलिक्यूल जो है उसको हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो ये रिपल्शन बिटवीन ऑल द इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल, है ना, कैसे करते हैं, तो रिपल्शन बिटवीन ऑल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, है ना, ऑल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स पेयर प्रेजेंट कहां पर, इन द वैलेंस शेल, है ना, ये पूरा पूरी आपका सिडविक पॉवेल का ही है, क्योंकि इसी से आपका जो शेप आ रहा है सबका, है ना। तो यहाँ पर शेप कैसे निकालेंगे, तो रिपल्शन जो है, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंस है वैलेंस शेल में उसके रिपल्शन के कारण जो उसका अरेंजमेंट होता है स्पेस में वही है हमारा शेप को बताता है ना, ये पहला पॉइंट है, ठीक है, ये सबको पता होगा। दूसरा पॉइंट है कि अगर मान लेते हैं जैसे हम लोग नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन में लोन पेयर कहाँ पर है, 2s2 में है, ये लोन पेयर है ना। ऑक्सीजन में लोन पेयर कहाँ है, 2s2 में है और साथ में P में भी है, यहाँ पे है, ये दोनों लोन पेयर का काम कर रहा है ना, और नाइट्रोजन में ये लोन पेयर का काम कर रहा है, करेक्ट। तो ये लोन पेयर का काम कर रहा है, यहाँ ये लोन पेयर का काम कर रहा है, तो क्या है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ये ज्यादा स्पेस लेता है ना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, टेक्स मोर स्पेस। अब आप बोलिएगा कि स्पेस लेता है तो अच्छी बात है, लेकिन जहां ओरिजिन से शुरू हो रहा है ना, मान लेते हैं ये न्यूक्लियस है,
ये इलेक्ट्रॉन पेयर मान लेते हैं यहाँ पर प्रेजेंट है, तो जो स्पेस लेगा एंगल जो होगा वो तो यहीं से होगा ना, तो आपके पास तो एंगल का लिमिट है 360 डिग्री ही है एंगल आपके पास, उसके अलावा तो एंगल आपके पास है नहीं। अब इस 360 डिग्री में ही अगर ये ज्यादा स्पेस लेगा, सपोज ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक लोन पेयर स्पेस ले लिया, अब बाकी बॉन्ड के लिए आपको सिर्फ इतना ही स्पेस बचा ना, इतना ही स्पेस में आपको बाकी बॉन्ड बनाना होगा, करेक्ट। तो यही रीजन है कि ये ज्यादा स्पेस लेने का कारण है कि ये रिपल्शन ज्यादा देता है ना, तो यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट एक आ जाएगा। तो स्पेस का लिमिट कैसे है कि हमारे पास एंगल लिमिट है ना, इसी एंगल में हमको सब चीज बनाना होगा ना, लेकिन जैसे ही बॉन्ड लेंथ को अगर इसके साथ इसका डिस्टेंस ज्यादा बढ़ेगा तो हमको स्पेस भी ज्यादा मिल जाएगा, है ना। सपोज अगर यहीं तक में आप निकाल रहे हैं तो आपके पास सिर्फ इतना ही स्पेस है। अगर आप अगर एकदम लास्ट सेल में बिलोंग करते हैं जो पीरियोडिक टेबल के ग्रुप के नीचे नीचे में है, तो उसके लिए कितना स्पेस हो गया, ये इतना स्पेस हो गया, तो रिपल्शन बिल्कुल कम हो गया, वो सब भी हम लोग डील करेंगे, है ना। तो ये हो गया। तो इसमें क्या होता है, जो लोन पेयर होता है वो एस मतलब जो न्यूक्लियस के सबसे नजदीक होता है ना, लोन पेयर क्या होता है वो आपका न्यूक्लियस मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है उसके जो है बहुत ही नजदीक होता है, करेक्ट। क्योंकि ये जनरली देख रहे हैं ना, ये 2s में है और बाकी जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो 2p में है, तो और हमें पेनेट्रेशन और स्क्रीनिंग कांस्टेंट ये सब सब हमसे पता है कि जो 2s का जो है इसका पेनेट्रेशन पावर ज्यादा है 2p में, क्योंकि सेम शेल है, 2 है यहाँ भी 2 है, तो इसका जब ज्यादा है तो ये नजदीक होगा, नजदीक होगा तो लोन पेयर ज्यादा पॉजिटिव के नजदीक होगा, और ये हमने देखा अभी जितना दूर होगा उतना रिपल्शन कम होगा, लेकिन जितना नजदीक होगा, मान लेते हैं न्यूक्लियस के नजदीक है सपोज इस जगह पे, तो आप देखिए और साइज कितना कम हो गया, तो इसमें हम क्या कहेंगे, रिपल्शन और ज्यादा होगा, तो जिसके कारण बगल वाला बॉन्ड को जो है और ज्यादा छोटा हो जाना पड़ रहा है ना, तो बॉन्ड एंगल जो है वो और कम हो जाता है, ठीक है। समझ में आया यहाँ पर। तो अगर इसमें हम लोग एक ये करेंगे कि कौन ज्यादा मतलब कि बॉन्ड एंगल बना रहा है और कौन कम बना रहा है, तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से देख सकते हैं कि मान लेते हैं अगर दो लोन पेयर प्रेजेंट है, तो लोन पेयर का जो रिपल्शन होता है वो ज्यादा होता है, उसका रीजन जो अभी हमने एक्सप्लेन किया वही होता है, क्यों होता है ना, लोन पेयर का रिपल्शन ज्यादा होता है कंपेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम होता है आपका बॉन्ड पेयर, है ना। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और जितना ज्यादा रिपल्शन होगा बाकी के लिए, बाकी बॉन्ड के लिए उतना कम स्पेस रखेगा, इसलिए अगर हम वाटर की बात करेंगे तो यहाँ 104.5 डिग्री एंगल आता है दो बॉन्ड के बीच का एंगल। अगर हम अमोनिया की बात करेंगे, सब sp3 है, इसमें आता है 107 पॉइंट, ये 104 आएगा, 104.5 नहीं आएगा, 104 107.5, सॉरी ये 5 आएगा। हम बता रहे हैं हम कैसे उसको ये कर रहे हैं, याद कुछ भी नहीं करना है ना, हम बता रहे हैं कैसे करना है, आप एकदम सिंपल तरीके से उसको ये कर सकते हैं। ये इतना हो गया, और CH4 में हो गया 109.5 रफली, है ना। तो आप एक कर दीजिए पर लोन पेयर, सिंपल पर लोन पेयर आप क्या कीजिए -2.5 कर दीजिए बॉन्ड एंगल में, 109.5 से 107 हुआ, 107 से 2.5 माइनस करेंगे तो 104.5, पर लोन पेयर आप 2.5 डिग्री माइनस करते जाइए, आपको इजीली मिल जाएगा, है ना। तो ये एक हो गया तरीका, लेकिन ये सब शॉर्टकट याद रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको खुद ही मिल जाएगा कि कैसे करना है ना। जितना शॉर्टकट में जाएंगे उतना फंसेंगे, तो बेटर है, लेकिन फिर भी हम बता दिए आपको, पर लोन पे 2.5 माइनस करते जाइए, आपको बॉन्ड एंगल मिलते जाएगा, है ना, ठीक है। अब जैसे अगर बॉन्ड बॉन्ड में अगर आ जाए, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, मान लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड है आपके पास, डबल बॉन्ड आपके पास है और सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो ट्रिपल बॉन्ड है ये ज्यादा रिपल्शन कॉज करेगा देन डबल बॉन्ड ज्यादा रिपल्शन कॉज करेगा देन सिंगल बॉन्ड, है ना। तो इसको इस तरह से रख सकते हैं, जैसे लोन पेयर ज्यादा है बॉन्ड पेयर से, लोन पेयर बॉन्ड पेयर ज्यादा है बॉन्ड पेयर से, उसी तरह ट्रिपल बॉन्ड का ज्यादा होता है डबल बॉन्ड से, और डबल बॉन्ड का ज्यादा होता है आपका सिंगल बॉन्ड से, ठीक है। और इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इजीली, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में बताया था कि कैसे ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालते हैं, मतलब यहाँ एसिटिलीन, यहाँ पर इथीन और यहाँ पे इथेन, और हमने देखा था कि कौन ज्यादा एसिडिक है ना, बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन को हमने परसेंटेज एस करेक्टर में कन्वर्ट किया, परसेंटेज एस करेक्टर को हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ डायरेक्ट रिलेट किया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हमने उसके एसिडिक करेक्टर के साथ लिंक कर दिया था, है ना। तो एक दूसरे को इंटरलिंक करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। और हम पूछना भूल गए, कल के क्वेश्चन में अगर आपको ज्यादा डाउट लग रहा है, कुछ लग रहा है, अगर आप चाहते हैं कि उसको हम सॉल्यूशन कर दें, तो हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर टाइम आपको एक्स्ट्रा लग जाएगा, है ना, मतलब उसमें टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। अगर चाहिए तो हम एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन हम ही दिए हैं, एक्सप्लेन करने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट।
अदरवाइज आप खुद से ट्राई कीजिए, नहीं होगा, अगर इंडिविजुअली कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम है तो आप या तो क्लिक करके व्हाट्सएप में शेयर कर सकते हैं हमको, या फिर आप डायरेक्टली मतलब जो कॉल मैसेज होता है ना उसी में व्हाट्सएप में उसमें कॉल मैसेज करके भी आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई कर देंगे, है ना। तो हम ये फैसिलिटी भी आपको दे रहे हैं क्योंकि मेरा मोटो है कि आपको निकालना है किसी भी कंडीशन में, करेक्ट। तो दीपावली के लिए भी आपको विश कर देते हैं, हम नहीं किए अभी तक, तो हैप्पी दीपावली आप सबको, है ना। दीपावली वैसे भी इवनिंग में है, तो इसलिए हम सोचें कि सुबह में क्लास ले लेते हैं, हम ज़्यादा देर तक नहीं लेंगे, 1 घंटा मतलब अभी 40-45 मिनट अगर हो जाए तो भी सफिशियंट है, कुछ तो आगे बढ़ेगा, मतलब छुट्टी से बढ़िया है कि कुछ तो पढ़ लीजिएगा, है ना, तो आगे बढ़ेगा। तो ये तो हो गया आपका VSEPR का, मैंने ऑलमोस्ट पॉइंट्स कुछ डाला है, लेकिन अभी VSEPR खत्म नहीं हुआ क्योंकि जब तक हमको शेप ऑफ मॉलिक्यूल और उसका जियोमेट्री नहीं बनाने आएगा तो फिर क्या फायदा हुआ, है ना। जस्ट ये पॉइंट था। अभी आप देखेंगे इफेक्ट ऑफ लोन पेयर, देखेंगे कि क्या हो रहा है, मैंने ऐसे ऑलरेडी यहाँ डिस्कस कर दिया, लेकिन उसको फिर अलग हेडिंग में अगर आप देखेंगे तो इसको देख सकते हैं, इफेक्ट ऑफ लोन पेयर। एक लोन पेयर का क्या इफेक्ट होता है आपके उसके शेप में, है ना। तो जैसे CH4 में तो कोई लोन पेयर नहीं है, तो इसीलिए इसका जो है बॉन्ड एंगल हमारा, मतलब अगर हम इसको इस तरह ड्रॉ करेंगे 3 डायमेंशनली, है ना, ये पीछे साइड में है, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, तो हर एक बॉन्ड एंगल कितना है, 109.5 डिग्री, है ना। चाहे ये बॉन्ड एंगल लीजिए या ये लीजिए या इस दोनों के बीच में लीजिए या इस दोनों के बीच में लीजिए या फिर इस दोनों के बीच में लीजिए, सब क्या है हमारा 109.5 डिग्री है, करेक्ट। ये बिल्कुल समोसा की तरह लगता है, करेक्ट। तो ये यहाँ पर जो है कोई लोन पेयर नहीं है, इसलिए कोई बॉन्ड एंगल में चेंज नहीं हुआ, है ना। और ये हमारा टेट्राहेड्रल है, ठीक है, टेट्राहेड्रल, TD टेट्राहेड्रल है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन आएगा तब ज्यादा इजीली आपको समझ में आएगा, लेकिन अभी जान के चलिए टेट्राहेड्रल, क्योंकि इसी VSEPR में ही आएगा, इसलिए मैंने रख दिया पहले कि टेट्राहेड्रल होगा, है ना। अदरवाइज PPT में मैंने कभी नहीं बोला कि मीथेन टेट्राहेड्रल होगा, ठीक है। अब आपका ये हो गया। अब हम अगर अमोनिया की बात करेंगे तो देखिए कैसे इफेक्ट हो रहा है लोन पेयर का। यहाँ सारे के सारे क्या है हमारा बॉन्ड पेयर, तो सब में जो है बॉन्ड पेयर रिपल्शन, मतलब रिपल्शन यहाँ किस तरह का हो रहा है, बॉन्ड पेयर का, तो सब में बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, इसलिए सब इक्वल दूरी पे है, करेक्ट। इसलिए सबका एंगल क्या है, एक जैसा है। अब अमोनिया की बात करेंगे तो अमोनिया को जब हम लोग बनाएंगे तो ये नाइट्रोजन हो गया, है ना, ये बिल्कुल वैसा ही बनाएंगे, है ना, बिल्कुल वैसा ही बना लेते हैं, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब यहाँ हाइड्रोजन तो नहीं है, तो यहाँ पर हम लोन पेयर बना देते हैं। अब क्या जो इसके अकॉर्डिंग बॉन्ड एंगल बनाए थे, क्या वही बॉन्ड एंगल रहेगा, नहीं। अब ये जो लोन पेयर आ गया तो ये क्या करेगा, इसको धक्का देगा, ये धक्का देगा, ये वाला कौन सा रिपल्शन हो गया, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन हुआ, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन, इधर से भी लोन पेयर इसको धक्का देगा, इधर से भी लोन पेयर धक्का देगा। अब इसका धक्का और ये दोनों का आपस में एक दूसरे को रिपेल करना, या ये दोनों को आपस में एक दूसरे को रिपेल करना, या ये दोनों को आपस में एक दूसरे को रिपेल करने का कैपेसिटी जो है, क्या वो सेम रहेगा, नहीं रहेगा, क्योंकि ये है हमारा बॉन्ड पेयर रिपल्शन। और हमने अभी जस्ट पढ़ा कि लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होता है, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर ज्यादा होता है, देन बॉन्ड पेयर कम होता है। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर तो ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब ये रिपल्शन ज्यादा होगा हमारा, इसके कारण ये जो बॉन्ड एंगल होगा ये ज्यादा होगा, है ना, ये ज्यादा होगा कंपेयर टू ये बॉन्ड एंगल, ये बॉन्ड एंगल या ये बॉन्ड एंगल। लेकिन आपस में इसका इसका और इसका तीनों का बॉन्ड एंगल सेम होगा, तो अब ऑब्वियसली जो भी होगा 109.5 या उससे ऊपर तो नहीं होगा, तो इसलिए जब इसका बॉन्ड एंगल देखा गया तो 107 डिग्री आया, ठीक है। तो ये बॉन्ड एंगल क्यों आया, क्योंकि ये बॉन्ड पेयर एक दूसरे को उतना धक्का नहीं दे पा रहा है, ये बॉन्ड पेयर और ये बॉन्ड पेयर एक दूसरे को उतना धक्का नहीं दे पा रहा है जितना ये इसको धक्का दे करके रिपेल करके नीचे की ओर झुका दिया, करेक्ट। तो इसलिए अमोनिया में ये चेंजेस हो गया। अब उसी तरह से जैसे हम अगर वाटर को लेके आएंगे, है ना, तो यहाँ पर आपका जो वाटर है, वाटर में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर मान लेते हैं ऑक्सीजन है, ठीक है। इसको भी हम लोग इसको उस साइड में ले जाते हैं, ज्यादा इजी होगा आपके लिए, ठीक है। वाटर को अगर हम लोग लेते हैं तो यहाँ पर जैसे ऑक्सीजन है, अब हम लोग ऑक्सीजन में भी उसी तरह ड्रॉ करेंगे, सबसे सिंपल है, हमेशा इसी तरह से ड्रॉ कीजिए, है ना। आपको पता है 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन ड्रॉ कर दीजिए, ये और ये हाइड्रोजन ड्रॉ कर दिया हमने। अब बचा उसमें लोन पेयर बना दीजिए, यहाँ लोन पेयर बना दीजिए और यहाँ लोन पेयर बना दीजिए। अब आप सोचिए जब लोन पेयर बन गया, यहाँ पर क्या क्या रिपल्शन है, यहाँ तो लोन पेयर और यहाँ बॉन्ड पेयर रिपल्शन। आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, इतना इजी भी क्वेश्चन रह सकता है कि अमोनिया में कौन कौन सा रिपल्शन हो रहा है।
और कौन सा रिपल्शन, एक क्वेश्चन तो ये बन गया कौन कौन सा रिपल्शन हो रहा है, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। आपको ये भी पूछ सकता है कि अमोनिया में कितने लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन हो रहे हैं और कितने बॉन्ड पेयर रिपल्शन होते हैं। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन एक है और बाकी आपका बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, ठीक है। उसी तरह वाटर में पूछेगा कि कितने तरह का बॉन्ड पेयर मतलब रिपल्शन है इसमें, तो लोन पेयर रिपल्शन है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है और बॉन्ड पेयर दोनों है। देखिए ये लोन पेयर है और ये लोन पेयर है, तो लोन पेयर आपस में रिपेल करेगा एक दूसरे को, तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिपल्शन होगा कंपेयर टू बॉन्ड पेयर, है ना। फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन करेगा आपस में, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन करेगा आपस में, और फिर बॉन्ड पेयर रिपल्शन करेगा। तो ये तो सबसे लीस्ट हो गया, ये हो गया आपका बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ये हो गया लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ सबसे मैक्सिमम एंगल कौन सा होगा, ये सबसे बड़ा एंगल होगा, ये थोड़ा छोटा एंगल होगा, लेकिन ये एंगल इक्वल होगा, और ये सबसे छोटा एंगल ये होगा, है ना, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो ऑब्वियसली ये अब इससे भी छोटा होगा 107 से भी, क्योंकि यहाँ पर तो एक लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर पे इफेक्ट कर रहा है ना, यहाँ दो लोन पेयर बॉन्ड पे इफेक्ट, मतलब इधर भी और इधर भी इफेक्ट कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो है आपका जो ये बॉन्ड एंगल का जो चेंजेस होगा वो इससे भी कम होना चाहिए, तो 104.5 डिग्री, है ना। ये आपका बॉन्ड एंगल हुआ इसमें इफेक्ट ऑफ लोन पेयर का, करेक्ट। ये समझ में आ गया कि क्या इफेक्ट हो रहा है, तो 104.5, तो ये आपका इफेक्ट ऑफ लोन पेयर का था। तो हमने इस तरह से बता दिया, अब इसको जिस तरह से आपको पढ़ना है, आपको पॉइंट बनाना है, पॉइंट बनाइए, है ना। तो ये हो गया। दूसरा अब है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग कंटिन्यूली जुड़े हुए हैं, ना ऐड हुआ है ना एलिमिनेट हुए हैं कोई, इस तरह से जुड़े रहिएगा, है ना, तो ज्यादा अच्छा है। तो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और हम आपको क्लियरली बता देते हैं ताकि अगर आपको कभी देखना हो तो देख सकते हैं। जो भी हम आपको पढ़ाई करा रहे हैं वो हुई से, जेडी से और पूरी शर्मा कालिया एंड मेरा अपना मटेरियल से, मतलब कि जो हमने अपने एमएससी लेवल में किया था। तो टोटल 4 जगह से हम आपको करा रहे हैं। आपका काम क्या है, रेफरेंस बुक की तरफ ध्यान नहीं दे करके इसके ऊपर फोकस कीजिए, है ना। चाहे हम पढ़ाएं चाहे आप अपने से पढ़िए, उससे कोई मतलब नहीं है। मेन क्या है, हमें क्वालिफाई करना है। इसको हमेशा बना करके रखिए कि आपका ये एम्बिशन। अब इसके लिए रास्ता कौन सा लेना है वो आप चूज कीजिए। 4 रास्ता तो हम आपको दे रहे हैं, 4 बुक मतलब 4 जगह का, 3 बुक का और एक मेरा अपना मटेरियल का जो एमएससी में पढ़े हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मेरा एमएससी जो है हम वीआईटी यूनिवर्सिटी से किए हैं, वेल्लोर से, ठीक है। वीआईटी यूनिवर्सिटी वेल्लोर से किए हैं, करेक्ट। तो 3 बुक से है, हुई, जेडीली, कालिया। अब जब इस बुक को उठाएंगे तो हूबहू मेरा लाइन आपको वहां से मिल जाएगा, है ना, कि हम मतलब लाइन हूबहू तो नहीं मिलेगा, क्योंकि हम वहां से जो पढ़ के समझ में आ रहा है हमको उस अकॉर्डिंग हम आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, करेक्ट। तो जो छोटा छोटा पॉइंट हमको लग रहा है कि ये एक क्वेश्चन बन सकता है, तो हम, और आप कहेंगे कि आपने और भी तो रेफरेंस बुक है उसको क्यों नहीं उठाया, एटकिंस वगैरह, तो आपको हम क्लियरली बता दें उतना एडवांस लेवल में अभी मत जाइए, है ना, क्योंकि आपको सीएसआईआर का नहीं कर रहे हैं आप, ये झारखंड वाला कर रहे हैं, है ना। तो इसमें दिमाग में रखिए वो बेस्ड एनसीईआरटी रखेगा, है ना, फोकस एनसीईआरटी रखेगा, लेकिन हम छोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए हम हुई, जेडीली और कालिया को भी पकड़ के रखें, ठीक है। तो एनसीईआरटी तो आपको पूरी तरह से सॉल्व करना है, इसको तो किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है, ठीक है। और वहां का क्वेश्चन भी आप हमको पूछ सकते हैं, अगर कोई चीज कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी आप व्हाट्सएप में खींच के हमको भेज सकते हैं कि ये वाला एक्सप्लेन कर दीजिए। अगर 10 से ज्यादा प्रॉब्लम रहेगा तो हम एक वीडियो क्लास ले लेंगे पूरा प्रॉब्लम का, है ना, तो उसका हम प्रॉब्लम हेडिंग दे देंगे वीडियो का, तो आप उसको बाद में भी रिवाइज कर सकते हैं, तो उतना भी हम आपके लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कब देखेंगे, जब सिमिलर टाइप का एटम देखेंगे, जैसे अगर हम NF3 और NH3 ये दोनों ले लें, ये आप लोग जब पढ़ते आ रहे होंगे, लेकिन किस रिस्पेक्ट में पढ़ते आ रहे होंगे कि दोनों का आप जो है डाइपोल मूवमेंट बताइए, है ना, मतलब किसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होगा, ये कौन ज्यादा पोलर होगा, सिंपल, डाइपोल मूवमेंट जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा पोलर होगा, ये पढ़ते आ रहे हैं। और ये इजीली आपने सॉल्व किया होगा कि ये नाइट्रोजन है ना, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, यहाँ पर बना लिया, ये नाइट्रोजन है, ये लोन पेयर, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, ये बना लिया, है ना। अब आप कहेंगे कि दोनों, अब तो ये इक्वल है तो सबका बॉन्ड एंगल सेम होना चाहिए। मान लेते हैं इसका बॉन्ड एंगल हम अल्फा 1 करते हैं, इसका बॉन्ड एंगल हम अल्फा 2 करते हैं, तो क्या अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2 होगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है ना। तो ये कभी भी जो है सही नहीं है, दोनों का बॉन्ड एंगल इक्वल नहीं होगा। दो सिर्फ हमने फ्लोरीन को चेंज किया, बाकी लोन पेयर वही है, वही 3 बॉन्ड पेयर है, सब कुछ है। तो अब अगर ऐसा है तो एक क्वेश्चन और बनेगा,
अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2, है ना। फिर एक क्वेश्चन बनेगा अल्फा 1 इज लेसर देन अल्फा 2, कितना क्वेश्चन बन सकता है ना। तो यहाँ ये देखना, अब हम ये नहीं बताएंगे, ये हम तभी बताएंगे जब हम एक बार कॉन्सेप्ट बता देंगे। अच्छा पूछ लेते हैं इसको कि इस क्वेश्चन में जो है आप देखिएगा ये ए है और ये बी है ना। आप इसमें जो चैट में रिप्लाई कीजिए कि कौन सा ज्यादा बड़ा एंगल होगा, अल्फा 1 का एंगल ज्यादा होगा या अल्फा 2 का एंगल ज्यादा होगा। फर्स्ट फटाक से रिप्लाई कर दीजिए, वही 30 सेकंड मतलब 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, चैट बॉक्स में आप रिप्लाई कीजिए कि कौन सा एंगल बड़ा होगा, अल्फा 1 होगा कि अल्फा 2 होगा। हम तो वो उसको डिस्कस करेंगे ही, एंगल भी डिस्कस करेंगे आपका, और डाइपोल मोमेंट भी डिस्कस करेंगे, दोनों डिस्कस करेंगे, है ना। तो पहले तो आप ए और बी कौन सा सही है ये बताइए, फटाफट बताइए, ए सही है कि बी सही है। अल्फा 1, ऑब्वियसली ऊपर वाला जो अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2 है वो सही नहीं होगा, हमको वो भी रखना चाहिए था, एक्चुअली हमने उसको पहले ही रिवील कर दिया। अब ये बताइए ए और बी में कौन सा सही है। कोई एक रिप्लाई कीजिए। अल्फा 2, अब क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब अल्फा 2 का ज्यादा होगा। आप ए और बी कर सकते थे ना, तो हमको ज्यादा क्लियर होता, हमको ये अब जैसे आपने अल्फा 2 कर दिया। हाँ, एक ने आंसर किया है बी, बी में किया है कि अल्फा 2 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा अल्फा 1 का। ओके, ये सही है ना। अल्फा 2 का ही ज्यादा होगा, करेक्ट, बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा अल्फा 1 से। तो हमको लगता है कि आपको रीजन भी पता होगा इसके पीछे का कि क्या है। हम इसको डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले डाइपोल मोमेंट देख लेते हैं, फिर हम उसको डिस्कस करते हैं ना। तो यहाँ पर जब हम डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे तो हमें पता है कि यहाँ पर डाइपोल मोमेंट जो है मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग लगता है। तो यहाँ नाइट्रोजन और फ्लोरीन में ये किधर लगेगा, इधर लगेगा। यहाँ किधर लगेगा, इधर लगेगा। और यहाँ किधर लगेगा, इधर, है ना। और लेकिन यहाँ लोन पेयर में हमें पता है इसका पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है, एस के नजदीक में है, तो ये भी लोन पेयर जो है अपने तरफ खींचेगा, तो यहाँ पर इधर लगेगा, करेक्ट। अब क्या हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, लेकिन क्या इक्वली कैंसिल होगा, नहीं। डाइपोल मोमेंट यहाँ पर नॉट इक्वल टू जीरो होगा, इक्वल टू जीरो नहीं होगा। अब ये खींच रहा है और ये कर रहा है, मतलब ये कम होगा। तो इसको अगर हम μ1 कर दें और इसको अगर हम μ2 कर दें, तो μ2 भी नॉट इक्वल टू जीरो है। अगर हम इसको μ2 कर दें, हमें पता है कि अब ये इधर जा रहा है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन ज्यादा है, तो ये इस तरह इधर का डायरेक्शन होगा। इस डायरेक्शन का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो किधर से किधर जा रहा है ना, ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा। तो तीनों जगह से नाइट्रोजन के पास आया और नाइट्रोजन से ऊपर में जा गया, तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है, ये। तो जब ये है तो इसका मतलब ये μ2 नॉट इक्वल टू जीरो तो होगा ही। अब हम इसको करेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा, μ2 इज ग्रेटर देन μ1। तो डाइपोल मोमेंट तो इजिली पता चल गया कि μ2 का ज्यादा होगा, है ना, मतलब μ1 से, क्योंकि μ1 में क्या होगा, ये आपका क्या कहते हैं उल्टा साइड में भी खींच रहा है, जिसके कारण ये कम कर रहा है उसको, है ना, कम कर रहा है। तो यहाँ μ1 कम होगा, μ2 जो है वो हमारा ज्यादा होगा, क्योंकि हाइड्रोजन से भी खींच के नाइट्रोजन अपने पास ला रहा है और नाइट्रोजन आगे की ओर बढ़ा रहा है। अब आ जाते हैं बॉन्ड एंगल में, कि बॉन्ड एंगल में ये क्या कर रहा है। तो बॉन्ड एंगल की बात फिर से हम ड्रॉ करना पड़ेगा हमको। यहाँ पे भी देख लीजिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का असर कोई भी बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एंगल में कैसे पड़ता है। तो सबसे पहले ट्रिपल बॉन्ड, फिर लोन पेयर, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड, लोन पेयर, डबल बॉन्ड एंड देन सिंगल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर जैसे लोन पेयर, डबल बॉन्ड और सिंगल पेयर, तो यहाँ लोन पेयर और सिंगल बॉन्ड है, तो लोन पेयर का ज्यादा होगा। तो अब देखिए लोन पेयर क्या करेगा, अपने तरफ परसेंटेज एस को ज्यादा खींचेगा। फिर से बनाता हूँ, ये लोन पेयर है, ये है ना, यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ फ्लोरीन है। और दूसरा वाला यहाँ बना देते हैं, ये नाइट्रोजन है, ये लोन पेयर है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ हाइड्रोजन है। इसको इस तरह से समझिए, ये क्या करेगा, परसेंटेज एस करेक्टर को खींच रहा है ना। ये क्या कर रहा है, फ्लोरीन, फ्लोरीन तो अपने तरफ खींच रहा है इसको, तो परसेंटेज एस करेक्टर को नहीं खींच रहा है। ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन कहाँ है हमारा, जो ये पी में इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम एक चीज जानते हैं, जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो परसेंटेज एस करेक्टर को, मतलब परसेंटेज एस करेक्टर का हेटर होता है वो, है ना, परसेंटेज एस करेक्टर को वो अपने तरफ नहीं खींचता है। तो वो क्या कर देता है, परसेंटेज एस करेक्टर डिक्रीज करता है, मतलब उसको नहीं चाहिए, इसलिए परसेंटेज एस करेक्टर को वो डिक्रीज कर लेता है। जब डिक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली यही ज्यादा खींचेगा। जब ये ज्यादा खींचेगा, और हमें पता है बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका परसेंटेज एस करेक्टर, जहां परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होगा वहां बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा। तो अब यहाँ परसेंटेज एस करेक्टर कम है, इसका मतलब जो इसका अल्फा 1 ये कम होगा,
कंपेयर टू यहाँ पर भी देख लेते हैं, यहाँ पर भी वही हो रहा है। लोन पेयर का जो नेचर है, परसेंटेज एस करेक्टर को ये खींच रहा है अपने तरफ, है ना। लेकिन यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है जो कि परसेंटेज एस करेक्टर को डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पर ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल है तो ये उतना ही खींचेगा जितना नाइट्रोजन के पास से होगा और हाइड्रोजन से ये लेकर के करेगा, है ना। लेकिन यहाँ फ्लोरीन क्या कर रहा है, डोनेट कर दे रहा है अपना परसेंटेज एस करेक्टर को, क्योंकि यहाँ पर पी में इसका ये है, जिसके कारण यहाँ से ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर इसको मिल रहा है। हम 4 कर देते हैं, यहाँ पे 3 ही जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर इसको थोड़ा ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर मिल रहा है इस बॉन्ड एंगल को, तो इसका मतलब ये बॉन्ड एंगल थोड़ा बड़ा है, तो यहाँ इसलिए अल्फा 2 इज ग्रेटर देन अल्फा। तो ये एक कॉन्सेप्ट था। दूसरे कॉन्सेप्ट से जो है आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि NF3 जो है ये ज्यादा डिस्टोर्ट करता है आपका टेट्राहेड्रल जो शेप होता है। जनरली अगर लोन पेयर को भी लेकर के जाते हैं तो टेट्राहेड्रल जियोमेट्री होता है, शेप तो नहीं कहेंगे, टेट्राहेड्रल जो जियोमेट्री होता है उसको ज्यादा डिस्टोर्ट करता है कंपेयर टू ये अमोनिया जो है, इसका जो टेट्राहेड्रल शेप है। क्यों? क्योंकि इसका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ खींच के रखेगा, तो ये डिस्टॉर्शन ज्यादा देगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो टेट्राहेड्रल जियोमेट्री है इसको ज्यादा डिस्टॉर्ट करता है। रीजन क्या है? क्योंकि जो फ्लोरीन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होने के कारण क्या करता है, ये अपनी तरफ खींचता है इलेक्ट्रॉन पेयर को, जिसके कारण यहाँ पर ये डिस्टॉर्ट हो जाता है, और डिस्टॉर्ट होने के कारण जो है बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। यहाँ पर ये डिस्टॉर्ट नहीं कर रहा है, जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को ही फॉलो कर रहा है, तो यहाँ डिस्टॉर्शन नहीं हो रहा है ना। एक और रीजन क्या है, जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा ये फ्लोरीन, करेक्ट, इसको भी जान लीजिए क्योंकि स्टेटमेंट में आपको फंसाएगा। जब ये अपने तरफ खींच रहा है तो ऑब्वियसली इसका जो है ये थोड़ा सा और बाहर की ओर आएगा, जो फ्लोरीन है सब बाहर की ओर आएगा, लेकिन हाइड्रोजन तो खींच नहीं रहा है, ये तो यहाँ से नाइट्रोजन की ओर जा रहा है। इसका मतलब ये बॉन्ड थोड़ा सा जो है, हाइड्रोजन जो है वो नाइट्रोजन की तरफ क्लोज होगा। और हमने देखा था कि यहाँ से अगर ये एंगल हम बना रहे हैं तो जितना क्लोज रहेगा, है ना, उतना ही जो है ये छोटा होगा, और जितना दूर जाएगा उतना ही ये बड़ा होगा, है ना। तो सॉरी, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं लगेगा, हम दूसरा कॉन्सेप्ट को यहाँ लगा रहे हैं। सॉरी, ये कॉन्सेप्ट यहाँ बिल्कुल नहीं लगेगा, ये कॉन्सेप्ट दूसरे जगह लगेगा, हम उसको बताएंगे। जो पीछे वाला था उसी में लगेगा। तो यहाँ पर सिर्फ वही दो है। पहला हो गया आपका परसेंटेज एस करेक्टर हेटर होता है फ्लोरीन, मतलब जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो मोर हेटर होता है परसेंटेज एस करेक्टर, तो ऑब्वियसली इसको डोनेट कर देगा नाइट्रोजन की ओर, और नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है उसको इसको ज्यादा खींचेगा। तो जब ज्यादा खींचेगा तो इसको परसेंटेज एस करेक्टर कम मिलेगा, जब परसेंटेज एस करेक्टर कम मिलेगा तो इसका बॉन्ड एंगल छोटा हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, कोई भी परसेंटेज एस करेक्टर हेटर नहीं है, तो इसको जितना हो सके उतना ही खींच पा रहा है। तो देखिए यहाँ 3 खींच रहा है, यहाँ पे 4 खींच रहा है, तो यहाँ जो अल्फा 2 है ये थोड़ा सा ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर रहेगा, जिसके कारण अल्फा 2 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा अल्फा 1 के कारण। ये एक रीजन। दूसरा है, ये जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है ये इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के रहने के कारण ये डिस्टॉर्ट हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण जो है बॉन्ड एंगल आपका इसका छोटा होता है। और यहाँ पर जो है जो टेट्राहेड्रल जियोमेट्री है ये डिस्टॉर्ट नहीं होता है, जिसके कारण इसका बॉन्ड एंगल जो होना चाहिए वही है, करेक्ट। तो ये एक रीजन, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस दे करके हम इसको खत्म करेंगे आज का। कुछ और आपको ऐड करना है तो कर सकते हैं इसमें। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, है ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आपको पता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन आपको पता है, मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का ही वो पार्ट है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन अगर रहेगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट आपको पता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट नहीं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक एटम आपको पता है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल भी होता है ना। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल क्या है ना, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल मतलब जो उसका इलेक्ट्रॉन है जो उस स्पीसीज में जो है, तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना। जैसे सपोज कि आपने लिया एक CH4, दूसरा ले लिया NH3। अब दोनों का बैलेंस आप देख रहे हैं कि एक तो CH4 है, दूसरा NH3 है। क्या दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल है? बिल्कुल है, क्योंकि कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 4। हाइड्रोजन एक एक करके आया तो 4, दोनों मिलकर कितना हो गया? 8। या नाइट्रोजन का कितना है? 5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 ही होगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि कितना बॉन्ड बना रहा है ना, कोवैलेंसी नहीं पूछा गया, यहाँ पर पूछा गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 5। और यहाँ पे जो है हाइड्रोजन कितना है? 3, तो कितना हो गया? 8। तो इसी तरह से हम लोग निकालते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल हो गया। या सपोज NH4 प्लस आपने ले लिया, नाइट्रोजन में कितना है? 5। कितने जो 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 4। 5 और 4 9 हो गया, लेकिन एक पॉजिटिव है तो एक माइनस करना होगा हमको यहाँ पे, है ना। तो 5 4 9 और एक क्या, तो 8 हो गया, ठीक है। फिर जैसे हो गया BF3 है तो BF4 माइनस, इसमें कितना हो जाएगा? बोरोन का कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन?
3 कितना फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो फ्लोरीन तो एक एक इलेक्ट्रॉन देगा ना, पूरा नहीं जोड़ दीजिएगा इसका, है ना, 7 7 करके 7 4 28 कर देंगे, वैसा नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिर्फ, मतलब उस मॉलिक्यूल के वैलेंस, मॉलिक्यूल का वैलेंस क्या होगा, जहां पर बॉन्ड बन रहा है सेंट्रल मेटल का जो वैलेंस है, मतलब ये जो बोरॉन है, इस बोरॉन के आसपास कितने इलेक्ट्रॉन है, इसी बोरॉन के साथ तो सब आकर के मिला है ना, जैसे मान लेते हैं ये फ्लोरीन आया तो अपना एक इलेक्ट्रॉन लाया और बोरॉन का एक इलेक्ट्रॉन लाया, तो ये फ्लोरीन, ये अपना जो है वो अलग है उसका, है ना, फिर मान लेते हैं ये फ्लोरीन है, अपना एक इलेक्ट्रॉन, बोरॉन का एक इलेक्ट्रॉन दिया, अपना जो है वो अलग है, ये इसके वैलेंस सेल में नहीं आ रहा है, तो वैलेंस मॉलिक्यूल का वैलेंस सेल कौन सा है, ये वाला हुआ सिर्फ, जो सेंट्रल एटम के आसपास रहता है, तो ये सबको गिनता है ना, तो 3 प्लस कितने फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन आया, 4, 4 और 3 7 हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो इसको जोड़ दीजिए, है ना, तो माइनस चार्ज रहेगा तो जोड़ना है, प्लस चार्ज रहेगा तो घटाना है, तो 3 4 7 और एक 8, 8 हो गया, तो मतलब यहाँ पर 1 2 3 4 ये सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल है ना, तो आप क्या करेंगे, इसको सारे के सारे हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल है, तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, 4 ऑप्शन दे देगा, पेयर ऑफ मतलब मॉलिक्यूल दे देगा और पूछेगा इनमें से कौन सा सेट जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल का सेट है, तो ये पूछेगा। अब आप पूछेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक एटम क्या होता था, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन, है ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक एटम नहीं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन क्या होता है, जब आयन के फॉर्म में पूछेगा तो सिंपल है, Na प्लस, Mg2 प्लस, Al3 प्लस, F माइनस, सबका सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, है ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन है, कैसे, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है, 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 गिन लीजिए, प्रोटॉन सिर्फ अलग होगा, इलेक्ट्रॉन सब में 10 है, ठीक है, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन या आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हुआ, करेक्ट, और ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल हुआ, करेक्ट, तो हम लोग कोवेलेंट पढ़ रहे हैं इसलिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, करेक्ट, ये हो गया यहाँ पे, ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन को आधा स्टार्ट करके तो कोई फायदा नहीं है, कल के दिन में पूरा हाइब्रिडाइजेशन को खत्म कर देंगे, है ना, तो छुट्टी नहीं है इस पूरे वीक में, कभी भी हो सकता है, कभी अगर आपको सुबह में काम होगा या कुछ सुबह का अगर फंक्शन है, कोई पूजा अगर आप सुबह में है तो क्लास को थोड़ा सा आगे पीछे कर देंगे, लेकिन हर दिन क्लास लेंगे, है ना, और संडे को टेस्ट होगा, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा इस बार पूजा वगैरह जब हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो आपको भी करना है ना, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, है ना, तो नेक्स्ट जो हाइब्रिडाइजेशन वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो आज में मेरा आपका कोवेलेंट बॉन्डिंग, आप जो अपने पास सिलेबस है उसमें अंडरलाइन कर सकते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग किया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किया, वेस्पर थ्योरी को आप आधा अंडरलाइन कीजिए, तो पूरा नहीं हुआ है, VSPR थ्योरी जो है वो हाइब्रिडाइजेशन को करेंगे और मॉलिक्यूल देखेंगे, उसके बाद ही ये कंप्लीट होगा, फिर एमओ थ्योरी में जाएंगे, है ना, ठीक है।